लेंदी कैलकुलेशन हमें शो कर रहा है। तो इस लेंदी कैलकुलेशन से बचने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम कोई दूसरा फार्मूला देखते हैं। ठीक है, इस फार्मूले से भी चीज़ें हो तो जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो कैलकुलेशन है बहुत लेंदी है, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आंसर हमारा सही आए। अगर हम आंसर की बात करें, जो आंसर इसमें आ रहा है 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और ये किसी का ये आंसर नहीं आया। तो देखते हैं क्या इसमें करा इसने, यहाँ भी हमें कैलकुलेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए हम बात करेंगे डी कॉम्पटन इफेक्ट इन, या कॉम्पटन शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में पढ़ी थी तुमने कॉम्पटन शिफ्ट, याद आया कुछ? पहले तो फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ही आया था ना, क्या था फॉर्मूला, कोई बताएगा मुझे? हमारे पास जो फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी के टर्म में, 1/λ डैश, 1/λ, लैम्डा नहीं, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में न्यू तो हाँ 1/न्यू डैश माइनस वन माइनस वन अपॉन अपॉन न्यू एच एच इक्वल टू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कोस थीटा। 1 - cos थीटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से h को हम नीचे लेके चले जाते हैं, तभी क्या बनेगा, 1/h न्यू डैश माइनस 1/h न्यू, है ना, इक्वल्स टू 1/m0 c² 1 - cos थीटा। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यस सर। अच्छा, एच न्यू किसकी एनर्जी है? ये एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की है ना। एच न्यू क्या थी? इंसिडेंट फोटोन जो था उसकी एनर्जी थी, और स्कैटर्ड फोटोन की क्या थी? एच म्यू डैश। h न्यू डैश, यानी ये स्कैटर्ड की हो गई, और यही वैल्यू तो हमें चाहिए भाई, इसी वैल्यू की तो हमें रिक्वायरमेंट है। और ये कितनी दी हुई है हमें इंसिडेंट की? 1/h न्यू डैश करें तो ये दी हुई है 1/100 इक्वल्स टू 1/m0 c² 1 - cos थीटा। यही तो रहा। अब मैं, अगर मुझे ये वैल्यू, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है क्या? थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में यस मेरे ख्याल से सर। गिवन है। कितनी थी? 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री। चलो ये 1 - cos थीटा वाली टर्म भी आ जाएगी। क्या हमें m0 और c की वैल्यू भी पता है? m0 और c की वैल्यू हमें पता है। पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का अपना क्या होता है, रेस्ट मास। और c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखो ये जो एनर्जी होती है ना, इसे इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी। तो जो फार्मूला हमारे पास अभी बना है, 1/h न्यू डैश इक्वल्स टू 1/h न्यू प्लस 1/m0 c² 1 - cos थीटा। अब इसके बाद यहाँ अगर हम देखें तो 1/100 प्लस 1/m0 c² 1 - cos थीटा, यानी cos 30। ठीक हो गया। तो अब एक ही हमारे पास अननोन वैल्यू है, वो कौन सी है, m0 c²। ये होती है रेस्ट मास एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन m0 c²। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है ना, इट्स 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। कितनी आती है? 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? सर एच अपॉन एम यस नॉट सर। सी स्क्वायर होगा ना? एस तो बेटा हम उधर दूसरी तरफ लेके चले गए थे ना, ये देखो 1/न्यू डैश था, ओके सर। -1/न्यू था, h/m0 c² था, h को इधर लेके चला गया, है ना। तो ये क्या बना, एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, ये देखो फॉर्मूला जो था, 1/न्यू डैश -1/न्यू
इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, यही था ना, 1 माइनस कॉस थीटा। तो एच कहाँ चला गया इधर मल्टीप्लाई में, अब आया समझ में? यस सर। ठीक है। चलो, अब इसके बाद फिर मैंने कहा कि एच न्यू की वैल्यू हमें गिवन है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे और फायदा हो जाए कि बाकी वैल्यूज भी मेरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए, तो मुझे कन्वर्जन भी ना करना पड़े। तो जो एम नॉट सी स्क्वायर होती है, ये क्या होती है, रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको जब कैलकुलेट करते हैं, ये 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है भाई। एक काम करो तुम लोग, इसे मुझे सॉल्व करके बताओ, क्या इतना ही आ रहा है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट? एम नॉट की वैल्यू कितनी रखोगे? 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू सी की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर हो गया। और ये तो जूल में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करूंगा। तो एक बार सभी लोग इसे कैलकुलेट करो, मुझे बताओ ये एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू क्या कितनी आ रही है। फटाफट से करो तुम लोग, और मुझे बताओ। इससे देखो फायदा यही है, तुम लोग को चीजें रिमाइंड भी हो जाएंगी। अब कहीं भी तुम्हें एम नॉट सी स्क्वायर दिखाई देगा, तुम्हें पता लग जाएगा इसकी वैल्यू कितनी है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, हमें पता है 511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। तो तुम लोग भी एक बार इसे देखो, क्या ये इतनी ही वैल्यू आने वाली है। कर लो बेटे से, यस सर, यही आ रही है। करो सर कैलकुलेट, ये कितनी याद आ रही है? यही आ रही है। यही आ रही है। तो ठीक है, इसका अंदर 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। डायरेक्ट भी हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत जगह यूज होती है। उन्होंने ये जब न्यूक्लियर रिएक्शंस या रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, जब एनर्जी रिलीज होती है किसी रिएक्शन में, तो वहां पर ये फार्मूला बहुत बार आता है, एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई एम नॉट सी स्क्वायर की? इट्स 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो बहुत ही आसान हो गया हमारा न्यूमेरिकल। तो 1/h इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/100 माइनस 1/511 माइनस कॉस 30। तो फटाफट से कैलकुलेट करो, क्योंकि देखो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा 1/h वो भी किस में आएगा, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पर हमारी कैलकुलेट होके, फिर एच न्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को एच न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/that वैल्यू। तो कैलकुलेट करो और मुझे बताओ एच न्यू डैश की वैल्यू कितनी आ रही है। और चैट बॉक्स में भी लिखना है इसे, ठीक है। सर 97.44 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। इसकी एच न्यू की वैल्यू यस सर। 97.44। 44। इतना तो नहीं आ रहा बेटे, कुछ गड़बड़ हो रही है इसका मतलब कैलकुलेशन में। और कोई बताओ क्या आ रही है एच न्यू डैश की वैल्यू? तो 0.927 0.927 927 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
927 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों बताओ। सर ये 97.44 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। हाँ, यस ठीक है, लेकिन ये तो आंसर 1.38 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, आई थिंक इतना कुछ है। लेकिन एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन तो एच म्यू माइनस एच म्यू डैश होता है ना। देखो, एच न्यू डैश तो निकाल रहे हैं हम ये। सर लेकिन अभी एच म्यू में से माइनस भी तो करेंगे। नहीं, डायरेक्ट एच न्यू डैश वैल्यू आएगी ना इससे, तो हमें कहीं माइनस ही नहीं करना। आ तो रही है अच्छा, 98.04। इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की निकालनी ना, अभी तो फोटोन की निकली है, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर रहा है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक हो गया। तो कितना आया फिर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कितना हो गया अभी। हाँ, 98.04 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है तुम्हारी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितनी है, 1.96, इतना ही आएगा। देखो, ये वैल्यूज हमें पता होने से और फार्मूला क्या यूज़ होना है ये पता, कुछ फार्मूले या कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस की ट्रिक हमें याद रखनी पड़ती है, किस तरीके से हमें वो करना है। तो अगर इसे रेगुलर ट्रेडिशन जो मेथड था उससे करते, न्यू लैम्डा निकाल लो, फिर डेल्टा लैम्डा, फिर लैम्डा डैश, तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन होता है कि आंसर सही आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बड़ी आसानी से हमें मिल गया। ठीक है बच्चों। सर अगर 97.44 से करेंगे तो वो गलत होगा। 97.44 फिर तो बेटे गलत हो जाएगा, काफ़ी वेरिएशन आ गया ना। 97.44 तो इससे सर कितना यही आ आ रहा है। रहा है, उस मेथड से भी यही आ रहा था जो किया था पहला मेथड। चलो बाकी लोगों से पूछते हैं, अगर यही आंसर आ रहा है तो बाकी लोग भी यस बेटे। सर, मेरा भी यही आ रहा है 97.44। यस सर ये 97.44 फोर फोर। तो सबका ये आ रहा है 97.44। चलो ठीक है, फिर इसका मतलब इसमें जो बुक का कैलकुलेशन है ये सही नहीं है, तो 97.44 हम इसे मान लेंगे। और कोई हो जिसका मैच कर रहा हो भाई। सबके इतने ही आए, चैट बॉक्स में लिखो अपने आंसर जिसके जो आए हैं। तो तुम लोग का कहना है कि ये जो आंसर है ये 97.44 है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया तुम्हारा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर 2.56। 2.56 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो, सबका 97.44 आ रहा है, ये वैल्यूज रखी है ना सबने। 1/100 प्लस 1/511, 1 - cos 30, यही करा था ना कैलकुलेशन। हाँ बच्चों, यस सर। एक बार मैच यस कर सर। लो, यही प्रोसीजर करा था, वन यस अपॉन सर। हंड्रेड प्लस 1/511, 1 - cos 30। चलो ठीक है, ऐसे चेक कर लेंगे, है ना। आ गया फिर इसका मतलब सभी का। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आई, देखो इस मेथड से काफ़ी आसान पड़ा हमें, है ना। और डायरेक्ट हमें जूल में भी कन्वर्ट नहीं करा, आंसर हमारा किस में आ गया, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हमें मिल गया। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है, कैन अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम मोमेंटम, have the same wavelength, compare their wavelength if the two have the same energy। ठीक है, कह रहा है कैन अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम मोमेंटम व्हेन द वेवलेंथ इज सेम, कैसा पॉसिबल है। हाँ बच्चों, करो एक बार इसे देखो, यानी कौन सा मेथड हमने यूज करना चाहिए यहाँ पर फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूले से हो सकता है ये, कोई बताओ मुझे। सर P
E is equal to h mu upon c. E इक्वल्स टू एच न्यू बाई सी, जैसे तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम भी हो जाएगा ना, यही Yes तो sir. होगा। यस और तो सर वेवलेंथ सही। की रिक्वायरमेंट है तो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो अब बताओ फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन m1v, है ना। और ये किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की मैंने बोला, और फोटोन की लैम्डा p इक्वल्स टू एच अपॉन m2v, समथिंग अपॉन मोमेंटम, समथिंग अपॉन मोमेंटम, क्या ना, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम मोमेंटम हैव सेम वेवलेंथ, तो यहाँ से क्या इक्वल सेम हो सकती है, मोमेंटम सेम है दोनों का, Yes sir, हो सकता है। तो यहाँ यस। पे इक्वली आ जा रहा है, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा p, मोमेंटम सेम है दोनों के, ठीक है। जिसका मतलब वेलोसिटी ऑफ फोटोन प्रोटॉन कम होगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मास कम है। कंपेयर देयर वेवलेंथ इफ द टू हैव द सेम एनर्जी, अब कह रहा है दोनों की एनर्जी सेम है, ई इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू ई प्रोटॉन, तो कह रहा है अब क्या निकालो, उनकी वेवलेंथ को निकालो। चलो भाई अब बताओ क्या वेवलेंथ में क्या कंपैरिजन होगा, दोनों की एनर्जी इक्वल है, तो कौन सी एनर्जी की बात कर रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना, क्योंकि जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ है तो इसका मतलब क्या है, वो मूविंग है, तो मूविंग का मतलब उनमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो वो मुझे बताओ कि लैम्डा पी व्हेन ई इज इक्वल्स टू ई पी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा ई एंड लैम्डा पी, करो ऐसे एक बार फिर मुझे बताओ, फटाफट से करो और आंसर एक बार देखो क्या हमारा आंसर आ रहा है। है किसी का आंसर, फोटोन और इलेक्ट्रॉन का, अब कह रहा है कि उनकी एनर्जी सेम है, तो क्या निकालो उनका, आपका इनके बीच की वेवलेंथ में रिलेशन। हाँ बच्चों किसी का आया, लेमडा पी यानी फोटोन का और लेमडा ई में रिलेशन, ध्यान देना इसमें एक पार्टिकल प्रोटॉन है दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो भाई, अच्छा चलो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं ना, कंपेयर द वेवलेंथ इफ द टू हैव द सेम एनर्जी, अब एनर्जी सेम है, इसका मतलब क्या है कि जो ई है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा,
ठीक। तो जो ई है आपका, किसके लिए, अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन के लिए। हाँ बच्चों, आ रही मेरी आवाज, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ चलो, अब देखना, उसके बाद ध्यान से देखो। हमारे पास क्या दिया हुआ, हमें एक फोटोन दिया, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेकर आनी है। चलो पहले इलेक्ट्रॉन की लाते हैं। तो लैम्डा ई अगर हम कहें तो ये कितना होता है, एच अपॉन पी। एम वी, है ना। और इसी को हमने निकाला था एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम ई, जहाँ ई क्या थी, इसकी टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, फिलहाल हम इसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और उसके बाद अगर हम बात करें फोटोन की, फोटोन के लिए जो एनर्जी होती है, ई कितना है, पी इंटू सी। बताया था तुम्हें, फोटोन के लिए एनर्जी क्या होती है, इक्वल्स टू पी सी। तो यहाँ से अब हम बात करें फोटोन की वेवलेंथ की, तो फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा पी एच। वो भी इस फॉर्मूले को आपका एग्री करती है, एच अपॉन पी को। तो यहाँ से पी कितना आ गया, इट्स पी इक्वल्स टू ई बाई सी। अगर हम कर दें तो ये कितना हो गया, ये हो गया एच सी अपॉन पी। आ रहा है बेटे समझ में? दोनों के लिए हमने एनर्जी ई ले ली, दोनों की एनर्जी हमने क्या बोला, ई है। समझ में आया, ये बताओ पहले यहाँ तक। आवाज नहीं आ रही किसी की भी? यस सर। दोबारा से हम देखते हैं, ध्यान से देखना, मैं दोबारा लिख रहा हूँ और ध्यान से देखना। पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, यहाँ मैं राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से, फॉर्मूला क्या है, एच अपॉन पी। यही फोटोन के लिए भी होगा। तो एच अपॉन, इसी को हम लिखते थे स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम ई या 2 एम ई। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? हाँ बच्चों, नो सर। देखो हमारे पास जो फोटोन की एनर्जी ई पी एच इक्वल्स टू ई इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कितना, हमने कहा दोनों इक्वल है। हमने दोनों की इक्वल वैल्यू क्या ले ली, E। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये आ गया। अब लैम्डा फोटोन के लिए देखते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, वहाँ भी एच अपॉन पी फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन अब फोटोन के लिए जो पी की वैल्यू है वो क्या होती है, ई इक्वल्स टू पी सी। तो यहाँ से पी इक्वल्स टू कितना आ गया, ई बाई सी। तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया, लैम्डा पी एच इक्वल्स टू हो गया एच सी ओवर ई। यही तो होगा ना। अब कह रहा है कंपेयर द वेवलेंथ, यानी हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का रेशियो, दैट इज लैम्डा पी एच अपॉन लैम्डा ई। तो लैम्डा पी एच क्या था, एस सी अपॉन ई। उसके बाद नीचे लैम्डा ई क्या है, एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम ई। ठीक हो गया। इस एस से एच क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो टर्म बची, ये क्या बची, सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम ई ओवर एच। यही होगा ना। ठीक है बच्चों। तो ये हम रेशियो इसमें बोल सकते हैं कि ये दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ई के टर्म्स में ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम और आगे इसको कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, वो अभी हम देख सकते हैं। तो यहाँ तक ही समझ में आया क्या करा इसने। तो चलो अब हम आगे देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या कर रहा है, किस तरीके से इसने इस वैल्यू को कैलकुलेट करा है। तो पहले वाले में तो हमने देख लिया था कि अगर दोनों के मोमेंटम इक्वल हैं तो उनकी वेवलेंथ भी क्या होती है, इक्वल होती है। इसके बाद हमने क्या देखा कि जो
इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, इसने भी इसी तरीके से कुछ किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आई आपकी लैम्डा ई 1/√2 m e। अब हमने बात करी फोटोन की। फोटोन के लिए लैम्डा पी एच इक्वल टू h/mc होता है। ये तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, एम सी दैट इज पी। तो पी होता है E/c, मैंने अभी दिखाया था। h/p भी हम इसे लिख सकते हैं। ये वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में, पी। ठीक है, तो पी है तो पी को हमने क्या लिखा था, पी इक्वल्स टू E/c। तो E/c करके इसने यहाँ पर इसे लिख लिया। तो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी एच अभी हमने देखा था कितना हो गया, ये √2 mc² / e। ये कैसे आया भाई 2 mc² / e? ये तो बड़ा टिपिकल सा कर दिया इसने। क्या रहा होगा इसमें? हाँ बच्चों, एक बार मुझे तुम लोग कैलकुलेट करो और ये चीज़ बताओ कि ये लैम्डा ई तो मेरे पास ये है और लैम्डा पी एच ये है। तो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी एच इसने कुछ स्टेप पीछ के गायब कर दिए। क्या ये वैल्यू इतनी ही आ रही है? जब हम लैम्डा ये वैल्यू इनकी रखते हैं, लैम्डा ई की वैल्यू रखी h/√2 m e अपॉन, और लैम्डा पी एच की वैल्यू रखी h/c/e। तो हमें ये वैल्यू मिल रही है। क्या ऐसा हो रहा है? एक बार सभी लोग यस मुझे सर। करके बताओ ऐसा। बाकी सर आ लोग भी रही है देखो, यही। बाकी लोग भी देखो बेटे। बाकी लोग भी देखो। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें हमने यही वैल्यू आ जाएंगी। ये सर सर नहीं नहीं आ आ रही। रही है मेरी तो। नहीं आ रही है? ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, जिसकी नहीं आ रही। अब कैसे किया जाए? किसकी आई है बेटा, किसका ये वैल्यू निकाल लिया किसने? स्क्रीन में बताओ जरा कैसे करा, जिसको नहीं आ रहा उसे किस तरीके से किया, क्योंकि तरीके अलग अलग हो सकते हैं करने के। तो किसका आया बताओ मुझे पहले, किसने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी? सर मेरा आ रहा है। क्या नाम है बेटे? श्रेया। श्रेया। श्रेया स्क्रीन में कर सकती हो तुम, लिख सकती हो? सर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसमें अंडर रूट के अंदर ही लिया है उसे। सी और ई को अंडर रूट के अंदर ले लिया। हाँ ठीक है, सीधे हो जाएगा बच्चे। इसमें क्या है, इसमें तो कुछ इतना बड़ा काम है ही नहीं। देखो लैम्डा ई कितना था, h/√2 m e, है ना? और अपॉन में क्या आया, h/c/e, है ना? s से h क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, ई e अपॉन अपॉन c²√2 m e। अब ये e को क्या लिख सकता हूँ ऊपर वाले को मैं, √e का स्क्वायर हो सकता है ना ये? यही तो लिख सकता हूँ भाई। अगर खाली e मेरे पास है तो e को क्या लिख सकता हूँ, इट्स √e²। तो यहाँ से एक e से e कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ये, √e अपॉन c बाहर था, इट्स 2m। अब c भी अंदर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये, 2mc²। तो ये क्या आ गया, √e अपॉन 2mc²। अब समझ में आ गया बेटे कैसे हुआ है? ये सर लेकिन Yes, sir. आंसर में तो 2 mc² अपॉन ई लिया हुआ है। तो हमने अपोजिट लिया ना। हमने क्या करा, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी एच करा। उसने क्या करा, लैम्डा पी एच अपॉन लैम्डा ई। तो जो हमारा जो उसने भी आंसर, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी एच ही किया हुआ है। लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी एच। ठीक।
अच्छा, तो इसने फिर गलत किया इसका मतलब। ठीक है, तो लैम्डा ई ओवर लैम्डा पी एच की जो वैल्यू आई ये कितनी आ गई, ये ई अपॉन 2 m c स्क्वायर। इसको करेक्ट कर लोगे, ठीक है। ठीक हो गया, तो ये इसने वो कर दिया थोड़ा इसमें लैम्डा पी एच ओवर लैम्डा ई से लिखना था इसमें, ठीक है। या इसे ये ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। आंसर समझ में आ गया ना कैसे आया। यस सर। Right? यस सर। ये हमें पता होना चाहिए किस तरीके से इसने जो फाइनल आंसर लेकर आया है। इससे अगर हम सीधे भी लिखते तब भी आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिंस ये बुक में आंसर लिखा हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म में लेकर आ जाए। तो आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टिपिकल नहीं था। तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे यहीं पर ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हम इससे आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इतना से काम नहीं बनने वाला। तो अब मैं क्वेश्चंस तुम्हें लिखाऊंगा, तो तुम लोग उन क्वेश्चंस को देखोगे भाई, ठीक है, सॉल्व करोगे। तो मैं क्वेश्चन बोलूंगा, तुम लोग पहले लिखोगे इन क्वेश्चंस को, उसके बाद मुझे आंसर बताओगे क्या ये तुम्हारा आंसर आया या नहीं आया। ओके, चलो एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, राइट डाउन द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। यहाँ पर मैं लिख दूंगा जो जो पैरामीटर्स रहेंगे। द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज आर इक्वल्स टू, कितनी दी हुई है फर्स्ट बोर ऑर्बिट की, हमें पहले से ही पता है 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in that orbit using de Broglie theory, using de Broglie theory। इन क्वेश्चंस को ध्यान से लिख के तुम लोग करोगे भाई, है ना, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे पीपीटीज में नहीं है। क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट यूजिंग तो डी सर ये तो हो ब्रोगली। चुका है क्वेश्चन। हो चुका है ये? करवा, यस सर, करवाया हुआ है, यस सर। पीपीटी में था। अच्छा चलो ठीक है, चलो पीपीटी में था, मुझे इसका याद नहीं। ठीक, चलो नेक्स्ट करो। इसमें लिखो, इसमें एन इनक्लोजर इज फील्ड विथ हीलियम, एन इनक्लोजर इज फील्ड विथ हीलियम, एन इनक्लोजर इज फील्ड विथ helium at to a temperature of 400 Kelvin, to a temperature of 400 Kelvin। आगे लिखना, रिपीट कर दोगे? दोबारा से लिखो, एन इनक्लोजर फील्ड विथ हीलियम heated to a temperature 400 Kelvin, heated to a temperature 400 Kelvin। A beam of helium atoms, a beam of helium atoms emerges out of the enclosure, a beam of helium atoms emerges out of the enclosure, emerges out of the enclosure, calculate de Broglie wavelength, calculate de Broglie wavelength corresponding to helium atom, calculate the de Broglie wavelength corresponding to helium atom। द मास ऑफ हीलियम एटम, अब जो हीलियम एटम का मास दिया हुआ ना वो कितना है, द मास ऑफ हीलियम एटम इज 6.7 इंटू 10⁻27, 6.7 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है,
हीलियम एटम का जो मास है कितना दिया हुआ, 6.7 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है भाई हीलियम एटम की। कैसे, कौन सा फार्मूला लग यूज करेंगे हम लोग इसमें? H/√3m/kT। यस। एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3m/kT। एक्चुअल में हमने क्या रखा होगा, जो फार्मूला हमारे पास था, एच अपॉन क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 2me, है ना। और टी टेम्परेचर अगर मैं गिवन है तो जो एनर्जी होती है वो कैसे होती है, 3/2 kT। 3/2 kT रखने के बाद ये फार्मूला है 3h/3m/kT। तो इसमें वेरिएबल क्वांटिटी कौन कौन सी है? लैम्डा इक्वल्स टू h/3m/kT। एच हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 या 6.62 भी लेते हैं ऐसे कई बार। ठीक है, 6.62 लेके करना ऐसे, इंटू 10⁻⁻34। एम की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी दी है एम की वैल्यू? 6.7 इंटू 10⁻⁻20। -27। और टेम्परेचर गिवन है क्या हमें? यस सर सर। 400 Kelvin। 400 केल्विन केल्विन। गिवन है। 400। और के की वैल्यू मैंने कहा था भैया याद हो जानी चाहिए अब तुम लोग को। के की वैल्यू होती 1.2 है into 10 1.38 per इंटू 9। -23। ठीक है, जूल पर केल्विन। तो फटाफट से मुझे अब कैल्क वैल्यूज रखो इस फॉर्मूले में, और मुझे बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है। सर 0.63 एंगस्ट्रॉम। 0.63 एंगस्ट्रॉम। चलो देखते हैं क्या यही आंसर है। 0.63 ठीक आ गया भाई आंसर। बाकी लोग भी चैट बॉक्स में लिखो और मुझे बताओ किसी का अगर इससे वैल्यू अलग आ रही है। तो एक की वैल्यू 0.63 एंगस्ट्रॉम आई, तो मुझे लग रहा है सही होनी चाहिए। बाकी लोग बताओ। यस सर, यही आ रही है 0.63 एंगस्ट्रॉम। 0.63 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आंसर तुम्हारा क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, सभी का इतना आ रहा है। न्यूमेरिकल्स बहुत सारा है भाई करने के लिए, पीपीटीज में तो लिमिटेड दिए हुए हैं, तो खुद से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल तुम लोग कर सकते हो। हो गया सभी का? चलो, अधिकतर होगा 0.63 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। ठीक है, ठीक, अधिकतर बच्चों का ये आ गया आंसर, सही आ रहा है। ठीक, तो अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन तुम लोग लिखोगे, राइट डाउन। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन of energy. Find the de Broglie wavelength of an neutron of energy 12.8 mega electron volt. 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमें न्यूट्रॉन की क्या निकालनी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसकी हमें एनर्जी कितनी दी हुई है, 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, MeV। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हमारा होने वाला है, केवल कैलकुलेशन हमें करना है। कौन सा फार्मूला यूज होगा बेटे इसमें? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m। ये हमें गिवन है, तो आंसर बताओ मुझे कितना आएगा।
आया बच्चों किसी का आंसर? 7.99 into 10 to the power minus 15. 7.99 into इंटू 10 to the 10 power पावर माइनस 15 meter. मीटर। और किसी का ये आंसर आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है किसी का? किसी का इससे अलग आंसर आ रहा हो तो मुझे बताओ। 7.788 into 10 to the power minus 15. 7.788 और 10 टू दी पावर Minus 15. माइनस 15। भाई दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, और कोई बताओ मुझे। सर जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था आपने, हम्म। सर जो लास्ट क्वेश्चन अभी करवाया था ना वेवलेंथ वाला हीलियम, हाँ हाँ। सर उसका आंसर मेरा 0.199 आ रहा है। 199। ऐसे कैसे 19 आ रहा है? सबका तो इतना आ गया था 0.628 यानी 0.63। कुछ इसका मतलब गड़बड़ कर रही है कैलकुलेशन में। 0.63 आया और ये सबका आ रहा है, तो उसका तो कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है। चेक करना वैल्यू सही रखी है, उनको प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट किया है या नहीं करा। कई बार क्या होता है हम यूनिट्स भी प्रॉपर नहीं रखते भाई, एंगस्ट्रॉम में रख के कैलकुलेशन कर देते हैं, आंसर में गड़बड़ हो जाती है। और किसी का आया? चेक करना बेटा से एक बार। हाँ, आंसर यही आ रहा है 0.63। ओके सर। और इस वाले का आंसर आया किसी का जो अभी आ रहा है? एक स्टूडेंट का आया 7.99, दूसरे का आया 7.788। और किसी का कोई आंसर चैट बॉक्स में लिखो या मुझे बताओ। इतना तो कैलकुलेशन नहीं है जितना टाइम लग रहा है तुम लोग को बच्चों, कैलकुलेटर से तो बहुत जल्दी होता है। तो जिसका सही आंसर है मैं बता दे रहा हूँ, वो है 7.99। ठीक है, तो बेटा 7.788 आ रहा है तो इसे चेक करना। 7.99 इंटू 10⁻⁻5 kg। तो बुक में से 8 लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है 7.99 भी। ठीक है, उसने राउंड फिगर में लिख दिया है, तो इसका आंसर क्या है? 7.99 इंटू 10⁻⁻5। तो जिनके आंसर्स नहीं आए हैं इन आंसर्स 15. को साइड में लिख के रखो, ताकि जब इन्हें सॉल्व करो तो तुम्हें सही आंसर पता हो। और किसी का आया इतना आंसर? क्या चीज? हाँ। हम्म। हाँ बच्चों, आया किसी का आंसर? और चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत टाइम हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें डिटरमाइन द वेलोसिटी
आ रही है मेरी बच्चों आवाज? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी determine the velocity and kinetic energy of a neutron having de Broglie wavelength 1 angstrom. Determine the velocity and kinetic energy of neutron having de Broglie wavelength 1 angstrom. तो मास ऑफ, यहाँ पार्टिकल कौन सा दिया हुआ है? न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है बेटे? कोई बताएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन? 1.67 into 10 to the power 1.67 इंटू 27. 27। तो बस फटाफट से मुझे बताओ वी कितना आएगा। कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें दे दी 1 एंगस्ट्रॉम की है, और बाकी मास भी हमें प्रोटॉन का पता है, न्यूट्रॉन का मास हमें पता है। फटाफट से करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिर मुझे आंसर बताओ जिसका आ जाए, और चैट बॉक्स में भी लिख देना ऐसा। किसी का आंसर आए तो मुझे बताना बच्चा, है ना। हाँ भाई, किसी का आया आंसर? हो तुम लोग कोई उधर? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तुम लोग का, या सो गए? हाँ चल।
आ रही है मेरी आवाज? दीपांशी गर्ग। यस सर। हाँ बेटे, हो रहा है कैलकुलेशन? वेलोसिटी 13.16 इंटू 10 की पावर -21 आई है। 13.16 इंटू 10⁻⁻19। चलो देखते हैं भाई यही आ रहा है क्या। किसी और का ये आंसर आया? चलो मैं देखता हूँ वेलोसिटी क्या दे रहा है। ठीक, वेलोसिटी की वैल्यू कुछ और आ रही है बेटे इसमें तो। ये तो आ रहा है 3.97 इंटू 10⁻3। सर यस एनर्जी सर, की बताइए उसने। हाँ उसने एक काइनेटिक मिनट। एनर्जी। एक मिनट ना। ठीक, जो इसकी वेलोसिटी आई प्रोटॉन की, ये वेलोसिटी आई है नहीं, न्यूट्रॉन था। न्यूट्रॉन की जो वेलोसिटी है 3.97 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। कितनी आई किसी की? यस सर, ये आ रहा है। फार्मूला तो सीधा यस लग गया सर। होगा ना, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। कुछ है ही नहीं इसमें तो। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। तो यहाँ से वी इक्वल्स टू कितना आ गया? एच अपॉन एम लैम्डा। बस बहुत जल्दी हमारा आंसर। और काइनेटिक एनर्जी क्या आई होगी? हाफ एम बी स्क्वायर। कितनी आई थी ये आई है तुम्हारा 1.316 इंटू 10⁻20 6. जूल माइनस का। ठीक है, -20 जूल। अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो ये आ रहा है 0.082 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आया आंसर बच्चों तुम लोग क्या? यस सर, ये आ रहा है। यस सर, ये यार। यही आ रहा है ना? चलो ठीक है। चलो अब ऐसा करेंगे, फिर हम आगे करते हैं, है ना, नेक्स्ट जो क्लास है, क्योंकि क्लास न्यूमेरिकल से करना, नई यूनिट मंडे से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, रिलेटिविटी। और इस क्वांटम भी बहुत अच्छी यूनिट है, हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बेसिक इक्वेशंस हमने एक बार हम लोग देखे हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग से आए, एक बार हम ब्रीफली में रिवाइज करता हूँ ऐसे क्या क्या चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट करा था बच्चों? हमने करा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। करा था ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। Yes, और sir. ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब हमने यस सर। करा, तो हमने देखा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से था। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हमें क्या मिल रहे थे? पीक्स मिल रही थी। जो रेडिएंट एनर्जी थी, हमने वाई एक्सिस में, और करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एक्स एक्सिस में हमने करी थी। उसके बाद हमने देखा कि हर टेम्परेचर पे T1 है, ये T2 है और T3 है। तो हमें ये पता लगा था कि टेम्परेचर जब जैसे जैसे बढ़ता है, उसी के करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी जो रेडिएट हो रही है वो भी बढ़ रही है। दैट इज E1, E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1। लेकिन जो आपकी वेवलेंथ थी, दैट इज लैम्डा एम, वो हमारे पास ये लैम्डा M1 है। फिर यहाँ से हमने करा लैम्डा M2, और तीसरी आई थी लैम्डा M3। तो ये कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रही थी? ये जा रही थी लोअर वेवलेंथ, यानी लैम्डा। अब ये लैम्डा में रिलेशन रिवर्स हो गया, लैम्डा 1 सबसे बड़ी थी, फिर लैम्डा 2, फिर लैम्डा 3। तो इस स्पेक्ट्रम से उसको डिफाइन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट थे, दे वर्कड ऑन इट। सो द फर्स्ट सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड दैट वाज बाय वीन्स, बट द लिमिटेशन वाज इट वाज वैलिड ओनली इन वीन्स लॉ। कहाँ पर वैलिड था? शॉर्टर वेव। शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इसमें हर कर्व में क्या था, सारी वेवलेंथ हर टेम्परेचर पे सारी वेवलेंथ एमिट होती हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसके करस्पॉन्डिंग पीक मिलती है, तो हमें उसी कलर का हमें रेडिएशन मिलता है। इसलिए अलग अलग टेम्परेचर पे बॉडी अलग अलग कलर शो करती है। तो यहाँ से हमारा एक और फॉर्मूला आया था, लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/T।
तो यहाँ से लैम्डा एम टी इक्वल्स टू क्या आया था, कांस्टेंट, ये था वीन्स कांस्टेंट और ये था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। So according to it, when the temperature increases, then the corresponding maximum value of lambda moves towards the lower or shorter wavelength. This is what we call Wien's displacement law. अभी वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आ गया था, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हमने करे थे, लेकिन लिमिटेशन ये थी कि ये शॉर्टर वेवलेंथ पे तो ट्रू था लेकिन लॉन्गर में गड़बड़ हो जाता था। फिर उसके बाद रेले जीन्स आया, रेले जीन्स ने क्या बोला, ये जो एनर्जी जो हमारे पास आ रही है ई लैम्डा डी लैम्डा, ये थी 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा टू द पावर 4, जबकि जो वीन्स लॉ कहता था ई लैम्डा डी लैम्डा क्या था, ये प्रोपोर्शनल था 1 अपॉन लैम्डा टू द पावर 5, यानी फिफ्थ पावर लॉ था, और यहाँ पर एक इसके प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 वीन्स रेले जीन्स लॉ में, इसे हम फोर्थ पावर लॉ कहते हैं। लेकिन रेले जीन्स लॉ की भी अपनी लिमिटेशन थी, ये कहाँ पर एप्लीकेबल था, हायर वेवलेंथ की तरफ। तो इसका तो दोनों की अपनी लिमिटेशन आई। इसके बाद किसकी थ्योरी आई, प्लैंक्स थ्योरी। ठीक है, सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया था 19th सेंचुरी में मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम बात करें, वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी आइडिया इन हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, कि जो पार्टिकल है, जो वेव है एक्चुअल में किसकी फॉर्म में चलती है, पार्टिकल, और इसकी एनर्जी कितनी थी, E इक्वल्स टू NH न्यू। तो यहाँ से ये चीज आने के बाद इसने एक प्लैंक रेडिएशन फार्मूला भी निकाला। उस प्लैंक रेडिएशन फार्मूला का अगर हम वेवलेंथ की टर्म में लिखें तो कितना था, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी ओवर लैम्डा टू द पावर 5 और 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस एच न्यू ओवर के टी, माइनस नहीं था प्लस था, माइनस। याद आइए फॉर्मूला, और फ्रीक्वेंसी के टर्म में फॉर्मूला क्या आता था, 8 पाई एच नी क्यू ओवर सी क्यू। ठीक हो गया, और इस तरीके से फॉर्मूला हमारे पास आया था। तो इस पे बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल बनाया था प्लैंक ऑसिलेटर का। ठीक है, प्लैंक ऑसिलेटर का हमने फॉर्मूला इस पे बनाया था और क्लासिकल ऑसिलेटर से हमने इसे कंपेयर किया था। तो प्लैंक फार्मूला हमारे पास आने के बाद हमने ये देखा ये शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ दोनों में ही ट्रू है, यानी ये वीन्स लॉ और रेले जीन्स लॉ दोनों को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद हमारे पास आया था प्लैंक हाइपोथेसिस के बाद किसका नंबर आया था फिर, ड्यूल वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ठीक है, तो इसमें वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी में ये बोला गया कि अगर वेव के पास पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल के पास भी वेव नेचर होगा। तो इसका पहला प्रूफ किसने दिया था, डी ब्रॉगली ने, वो लेकर आया था लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, दैट इज देयर इज always a wave associated with a moving particle and that wave is called matter wave and its wavelength is given by this formula lambda equals to h upon p or h upon mv. And then we have calculated this formula for various conditions, that means either the particle is charged particle or it's a neutral one, and if kinetic energy is given and if the potential difference is given. So we have derived different formulas, अभी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल उस पर बेस्ड करे हैं। तो Q एनर्जी के टर्म्स में भी था काइनेटिक एनर्जी H अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m, ठीक है, ठीक। उसके बाद हम इसे लेकर आए थे किसमें, चार्ज के टर्म्स में H अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m QV, और फाइनली हम एक टेम्परेचर के टर्म्स में लाए थे फॉर न्यूट्रल पार्टिकल्स, दैट इज H अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3m K, है ना, ये क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला आया था 12.26 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ v इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं एंगस्ट्रॉम। ठीक, यहाँ तक हमने काम किया। इसके बाद फिर मैटर वेव्स आई। फिर मैटर वेव्स की प्रॉपर्टी हमने देखी कि मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसके साथ एसोसिएट होती हैं, हमेशा चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के साथ। फिर हम कॉन्सेप्ट लाए थे किसका, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी सिंगल वेव की वेलोसिटी थी, जिससे हम किस फॉर्मूले से लिखते थे, वीपी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन क्या होता था, के और वीजी क्या होता था, डी ओमेगा ओवर डी के, यही था ना। फिर इनके बीच में एक रिलेशन हमने निकाला था
VP VG इक्वल्स टू क्या निकाला था, C स्क्वायर। सी स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से हमें पता लगा था कि V जो है VP है ग्रेटर देन क्या आता है, C आता है। इसलिए पार्टिकल की वेलोसिटी को ग्रुप वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। V इक्वल्स टू VG से हमने क्या करा, रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये फार्मूला आ गया। इसके बाद हम आए थे किधर, हमने मूव किया था वेव फंक्शन साई पे, और हमने देखा था ये वेव फंक्शन साई क्या होता है, इज अ फंक्शन हुज वेरिएशन बिल्ड्स अप अ मैटर वेव। और जो साई की वैल्यू थी ये क्या होता था, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता था, a प्लस आई भी हम इसे बोलते थे। ठीक हो गया। और साई की अपने आप में कोई डायरेक्ट से फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं थी। The only physical significance is of what psi square, that is the square of its absolute value, and it gives the probability of finding particle in a space. And from this we get the normalization condition, which is minus infinity to infinity mod psi square d tau equals to 1. That is, particle is somewhere in universe and its overall probability is 1. So for given condition, if we are given the limit, we have solved many numericals today, that is all related to this probability formula. Then we have discussed the various characteristics or necessary conditions for a function to be a wave function. क्या क्या कंडीशन थी बेटे वो? Must be finite. फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट होना सिंगल चाहिए, वैल्यू। कंटिन्यूअस, Continuous. दूसरा था सिंगल वैल्यूड, और तीसरा क्या था, कंटिन्यूस। ठीक है, तुम लोग पढ़ रहे हो मतलब। ठीक है, ये कंडीशंस थी किसके साथ, आपका वेव फंक्शन के, किसी फंक्शन के वेव फंक्शन होने के लिए, और इसे हमने रिप्रेजेंट करा था स्पेस और टाइम से। इसके बाद हमने क्या करा, अब हमने कहा कि वेव फंक्शन तुमने डिफाइन कर दिया, वेव इक्वेशन भी होनी चाहिए पार्टिकल के लिए। तो इस वेव इक्वेशन को लाने के लिए श्रोडिंगर ने इसके ऊपर वर्क करा। श्रोडिंगर ने क्या करा, जो हमारे पास वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन या प्लेन वेव इक्वेशन जो होती है, उसे उसने जनरलाइज्ड फॉर्म में लिया, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर। और इसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन उसने कुछ लिया था, e⁻² पाई आई ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। तो उसे हमने सॉल्व करके, मैंने कहा था कुछ सब्सटीट्यूशन में हम साई की जो वैल्यू ले आए थे, a e⁻² पाई आई ओवर एच इंटू ई माइनस पी एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहां तक आने के बाद फिर हमने क्या करा था, टोटल एनर्जी का फंक्शन लिया था, E इक्वल्स टू काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर ओवर 2m। फिर हमने इससे डबल डिफरेंशियल करके पी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, और सिंगल टी के रिस्पेक्ट में करके ई की वैल्यू। तो हमारे पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आई, जो कितनी थी, आइटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इक्वल्स टू क्या था, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस पी साई। ठीक हो गया। और एच क्रॉस की वैल्यू क्या होती थी बच्चों, h/2 pi. h/2 पाई। इसलिए हमने इस नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि हमारे पास जो कैलकुलेशन और वेरिएबल्स थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है, टर्म्स में। तो उन्हें हमने कहा कुछ कम करें, तो नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा, एच क्रॉस इक्वल्स टू h/2 पाई। फिर हमने क्या लेकर आए थे, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो हमने क्या करा था, इस इक्वेशन को दोबारा से यूज किया था, लेकिन उसके लिए हमने जो फंक्शन था उसे टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करा। तो हमारे पास फाइनली डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। ये कौन सी इक्वेशन आई थी, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। और यहाँ पर साई किसका फंक्शन होता था, केवल एक्स का। याद रखना, पहली वाली इक्वेशन में वो एक्स और टी दोनों का फंक्शन था, यहाँ पर साई किसका फंक्शन है, एक्स का। इसके बाद इसकी हमने
पहली एप्लीकेशन देखी फ्री पार्टिकल के लिए जिसके v इक्वल्स टू 0 होता था। तो यहाँ से हमारे पास जो एनर्जी आइगन वैल्यूज आती थी E इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, और यहीं से हम वेव फंक्शन भी लेकर आए थे, वो कितना आया था साई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन l साइन n पाई x ओवर। L। ठीक हो गया, ये हमने करा था। फिर इस पे बेस्ड बहुत सारे आज भी हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे जो थोड़े लेंदी थे एज कम्पेयर टू द अनदर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद हम आए थे इस पर कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या दिखाता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो कॉम्पटन इफेक्ट में हमने ये कहा था कि एक फोटोन इंसिडेंट होता है किस पे? एक इलेक्ट्रॉन पे जो कहाँ पर रखा हुआ है, रेस्ट पे। इसे हिट करने के बाद ये फोटोन तो अपना एक डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी डायरेक्शन में। अब दोनों की एनर्जी को हमने कंपेयर करा और मोमेंटम को कंपेयर करा, तो हमने लगाया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन एंड ऑफ मोमेंटम। तो फाइनली हमारे पास आया कॉम्पटन शिफ्ट लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस एम नॉट सी आएगा, ठीक है, h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक हो गया। तो ये था हमारा ओवरऑल इस क्वांटम फिजिक्स के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, ठीक। क्यों ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है? क्योंकि आप जब एनर्जी बैंड गैप्स की बात करते हो, ये पढ़ा है ना तुम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स में, कि क्या होता है? एक होता है तुम्हारा क्या, वैलेंस बैंड, है ना, दूसरा क्या होता है, कंडक्शन बैंड, और इनके बीच में क्या होता है तुम्हारी एनर्जी गैप Eg। ये एनर्जी गैप कैसे आता है भाई? क्लासिकल फिजिक्स के पास इसका कोई प्रूफ या कोई भी थ्योरी इसके लिए नहीं थी। तो ये कहाँ से आती है? क्वांटम फिजिक्स से, ठीक है। लेजर्स में एनर्जी लेवल्स का हम बात करते हैं, वो भी क्वांटम फिजिक्स है। एटम्स की बात करते हैं, वो भी क्वांटम फिजिक्स है। तो इसका मतलब क्वांटम फिजिक्स की एप्लीकेशन हर जगह। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को पढ़ो तुम लोग, है ना। 3:30 पर अब हम दोबारा मिलेंगे, और कोई क्वेश्चन तुम लोग के हैं उसको देखना, समझना और मुझसे पूछना, या कोई भी जनरल तुमने टॉपिक पढ़ा है तो कोई चीज़ नई समझी हो या कुछ नया समझ में आया हो तो मुझे बताओगे। ठीक है बच्चों, चलें अब। मेरी आवाज़ आ रही है तुम लोग को? काफ़ी लोग तो ऐसे ही जा रहे सर जो क्वेश्चन करवाया था 12.8 इलेक्ट्रो मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट था जिसमें, हैं। हाँ हाँ सर उसे अभी पहले जूल में कन्वर्ट करेंगे ना? हाँ, उसे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12.8 इंटू सर 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 हो जाएगा। सर मैं अगर क्या, बिना जूल में कन्वर्ट किए हुए आ रहा है आंसर 7.33। बिना जूल में कन्वर्ट करे कैसे करोगे बेटे? फिर तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना क्वेश्चन। यस सर। तो जूल में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी यूनिट्स भी हमें, फिर कहाँ से तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगी, है ना। फिर तुम्हें या तो फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी इसमें रखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। तो इसलिए सबसे आसान होता है कि सारी यूनिट्स को एमकेएस में ही करके सॉल्व करो। सर जो आपने आंसर बताया था ना 7.33, हम्म। सर वो आंसर बिना जूल में कन्वर्ट किए हुए आ रहा है। 7.9 जो आया था, यस सर। ऐसे ही करा था कि बच्चों जिनका आया था 7.9, तुम लोगों ने जून में कन्वर्ट नहीं करा था? सर किया था। किया था, देखो इन्होंने कराया जून में कन्वर्ट। यस सर किया था। वही तो, बिना जून में कन्वर्ट करके आएगा ही नहीं, फिर तो दो आंसर बिल्कुल अलग आएगा। 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम। तो देखना बेटा ऐसे, है ना, दोबारा से चेक करना, दोबारा से फॉर्मूला लगाओ, है ओके ना, सर। h/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 m0 नहीं आएगा, फिर हम एक बार दोबारा 3:30 में से डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, तुम लोग जा सकते हो। कुछ और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल में तुम्हें कराऊंगा, क्योंकि आज हम नई यूनिट स्टार्ट नहीं करेंगे, हम मंडे ऑनवर्ड ही से स्टार्ट करेंगे। तो कुछ और हम प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। ठीक हो गया, ओके, यू कैन लीव नाउ। जा सकते हो और अपना पढ़ो। अभी मैं तुम्हें PDF, जो लास्ट लेक्चर की रह गई ना बेटा PDF, है ना, यस सर। तो मैं उसे अभी सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो ओके।